तो कुछ लड़ाइयाँ ना वो मैदाने जंग में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे कूटनीति की बिसात पर जीती जाती हैं। और भारत के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की मौजूदगी ये बस कोई मामूली औपचारिक घटना नहीं थी। नहीं, ये असल में एक ऐसी ही लड़ाई में भारत की एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी रणनीतिक जीत थी। चलिए आज इसी के गहरे मायने समझते हैं। लेकिन पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर 77 सालों के इतिहास में ऐसा क्या हो गया कि भारत ने किसी एक देश के लीडर की जगह 27 देशों के पूरे एक ब्लॉक को चीफ गेस्ट बना दिया। परंपरा से इतना बड़ा हटकर फैसला, इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीति काम कर रही थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के लीडर्स का आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही असाधारण और हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक कदम था जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है। अब पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ ट्रेड से कहीं ज्यादा गहरी है। आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। जिस इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है उसे यूं ही नहीं, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। ये नाम इसके विशाल मतलब बहुत ही बड़े स्केल को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। अगर ये डील हो जाती है तो भारत और यूरोपीय संघ मिलकर 2 अरब से ज्यादा लोगों और जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, दुनिया की टोटल जीडीपी के 25% हिस्से को कंट्रोल करेंगे। सोचिए जरा, ये एक ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर होगी जो दुनिया के समीकरण ही बदल सकती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंगल तो सबको साफ दिख रहा है, लेकिन अब बात करते हैं भारत की डिप्लोमेसी में आए एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की, क्योंकि ये जो न्योता था ना, ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में था ही नहीं। तो देखिए, अब तक होता ये आया है कि भारत गणतंत्र दिवस पर किसी एक देश के हेड को बुलाता है, राइट? लेकिन इस बार किसी एक को नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक ब्लॉक को बुलाना, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ 2 देशों के बीच की कूटनीति से आगे निकल रहा है। अब खेल ब्लॉक टू ब्लॉक जियोपॉलिटिक्स का है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। भारत अब यूरोपियन यूनियन को सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बड़े रणनीतिक पावर सेंटर के तौर पर देख रहा है। ये दुनिया के मंच पर अपनी पार्टनरशिप को अमेरिका और रूस से भी आगे ले जाकर डाइवर्सिफाई करने की एक बहुत साफ कोशिश है। और यहीं पर हम इस पूरे मूव के सबसे जरूरी, सबसे रणनीतिक मकसद पर आते हैं, और वो है दुनिया के मंच पर भारत के खिलाफ चल रहे अलगाववादी नैरेटिव के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक लड़ाई को जीतना। खालिस्तानी चरमपंथी ग्रुप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो मोटे तौर पर इन 4 स्टेप्स पर चलती है। पहला, अपने मुद्दे को इंटरनेशनल बनाना। दूसरा, वेस्टर्न देशों में बसे अपने डायस्पोरा को इकट्ठा करना। तीसरा, वहां के फ्री स्पीच जैसे कानूनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और चौथा, वेस्टर्न देशों की सहानुभूति हासिल करना। यूरोपीय संघ का बस वहां होना ही उस पूरे नैरेटिव को चकनाचूर कर देता है, जिसके तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि यूरोप जो है वो भारत में अलगाववाद को सपोर्ट करता है। ये एक सीधा और बहुत ही पावरफुल मैसेज था कि यूरोपियन यूनियन भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। इस एक कदम ने उस डिप्लोमैटिक एम्बिग्युइटी या कह लें कि कूटनीतिक धुंधलके को भी खत्म कर दिया, जिसका फायदा ये ग्रुप्स दशकों से उठा रहे थे। अब तक क्या था कि कुछ यूरोपीय देश फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेकर इन ग्रुप्स पर एक्शन लेने से बचते थे, लेकिन ईयू लीडरशिप की मौजूदगी ने ऐसे किसी भी ढुलमुल रवैये की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब इस डिप्लोमैटिक मूव के असर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और समझते हैं कि इसका एक और बड़े खिलाड़ी यानी पाकिस्तान की आईएसआई पर क्या असर पड़ा। देखिए, आईएसआई की एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी रही है प्रॉक्सी वॉरफेयर, जिसे छद्म युद्ध भी कहते हैं। इसके तहत वो भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कश्मीर से लेकर खालिस्तान तक ऐसे अलगाववादी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते आए हैं। यूरोपीय संघ का यह कदम आईएसआई के लिए एक साथ कई झटके लेकर आया। सबसे पहले तो विदेश से चलाए जा रहे अलगाववाद की जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई। दूसरा, यूरोप को भारत के खिलाफ भड़काने की उनकी जो ताकत थी वो लगभग खत्म हो गई। और तीसरा, जिसे इंटेलिजेंस की भाषा में कहते हैं, आईएसआई के लिए नैरेटिव स्पेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
और आखिर में ये सब हमें एक बड़ी पिक्चर की तरफ ले जाता है कि आज की दुनिया में डिप्लोमेसी सिर्फ समझौतों या डील्स का नाम नहीं है, ये सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद और सॉफ्ट पावर का खेल भी है। ये लड़ाई टैंकों या बंदूकों से नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक इशारे से जीती गई। ये दिखाता है कि आज की डिप्लोमेसी को मिलिट्री ताकत से कहीं ज्यादा सिंबॉलिक लेजिटिमेसी यानी प्रतीकात्मक वैधता आकार देती है। किसी भी अलगाववादी ग्रुप के लिए ये सिंबॉलिक सहानुभूति खो देना जानते हैं कैसा है? जैसे ऑक्सीजन खो देना। इंटरनेशनल पहचान के बिना उनकी फंडिंग, उनका असर और वेस्टर्न देशों में काम करने की उनकी आज़ादी सब कुछ धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज की जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन यानी धारणा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है? खैर, भारत के इस एक डिप्लोमैटिक कदम ने तो यही दिखाया है कि शायद इसका जवाब हाँ है।